आने का जो मेन पर्पज़ था आपके साथ बैठना, एक जॉय की फीलिंग करना, तो वो मैं कर ही रहा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे गीता में भी लिखा है कि कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि तुमने मैंने लाखों जन्म लिए हैं, तुम्हें याद नहीं है, मुझे याद है। ये एक फ़र्क है तेरे और मेरे अंदर। सेकंड, भीष्म पितामह का भी एक किस्सा था कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी कुछ गलत काम नहीं किया, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई थी पेनफुल थी। तो कृष्ण ने उनको बताया था कि अपने पिछले कई जन्म पहले आपने किसी कीड़े को बार बार कुछ चुभा के मारा था, उसकी वजह से ये सब हुआ है। तो क्या वो चीज़ें इट्स फिक्शन ओनली? मैं अपने प्रोफेशन में आई एम डूइंग वेरी वेल, लेकिन एक समस्या ये कि जब ऑन द स्पॉट डिस्कशन होता है, मैं कुछ पॉइंट मिस कर जाता हूँ और बाद में मुझे समझ में आता है कि मुझे ये भी रखना था या इसको ऐसे बोलना था। तो कैसे मैं इम्प्रूव करूँ? देखिए, आप जैसी बात पूछते हैं कि गीता में ऐसा लिखा है या कहीं भी कोई चीज़ लिखी है, तो हमें उन चीज़ों को कैसे देखना चाहिए जो बातें कई बार आज के हमारे लॉजिकल प्लेन पे उतनी फिट नहीं बैठती हैं, या कोई बात कही तो क्या हमको उसको एज इट इज़ ही मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए, जो कोई भी शास्त्र कहा गया होता है किसी भी गुरु के माध्यम से, वो उस समय के तात्कालिक ज्ञान के आधार पर कहा गया होता है। ज्ञान हमेशा विकसित हो रहा होता है, और हम शास्त्र कहते उनको हैं जो किसी जागृत गुरु के माध्यम से कही गई हैं। अदरवाइज हम कथा कहानी, नॉवेल कहते हैं, लिटरेचर कहते हैं। गीता हो या बाइबल हो या जो भी ऐसे ग्रंथ हैं, उनका शास्त्र, उनका मतलब ही इसीलिए है क्योंकि वो किसी जागृत बुद्ध के द्वारा कहे गए। अब जो मास्टर्स होते हैं, जो बुद्धाज होते हैं, वो सल्यूशन में इंटरेस्ट रखते हैं, समाधान में। वो बहुत सारा फैक्ट्स हमेशा सही ही बोलेंगे, ज़रूरी नहीं। और दूसरी बात यह है कि फैक्ट्स कभी उतने पता भी नहीं हो सकते, ये भी पॉसिबल है। अब हम अगर कृष्ण की बात लें तो हम माइथोलॉजिकली ये इमेजिन करना चाहते हैं कि कृष्ण को सभी कुछ पता होना चाहिए, लेकिन कृष्ण भी एक परंपरा से आएंगे, तो उस परंपरा में जो ज्ञान होगा उस परंपरा के अकॉर्डिंग ही वो उसको लेकर चलेंगे। वो अपने इल्यूमिनेशन, अपनी जागृति, अपने बोध के बावजूद भी जो परंपरा से बहुत सारी चीज़ें आई हैं उनको लेकर चलेंगे, उनकी बात भी करेंगे। हो सकता है वो अंदर से स्पष्ट रूप से कई चीज़ें जान चुके हों, लेकिन जो उनके आसपास का समुदाय हो सकता है वो उसको एक्सेप्ट करने में अभी कैपेबल ना हो, और उनको तो अभी बात समझा के आगे चलना है। तो अगर मान लीजिए उदाहरण अर्जुन का दिया या भीष्म का आपने दिया, तो अर्जुन को देखिए, उनके सामने एक सिचुएशन है जहाँ पर वो युद्ध की स्थिति आ गई है और उनको उसको एक खास स्थिति में ले जाना है। ये उनकी देखिए क्षमता, प्रतिभा है कि उस स्थिति का भी उपयोग करके वो कुछ बात कह लेते हैं, और दूसरा उसको कन्विंस कर लेते हैं। उनका उद्देश्य उसको कन्विंस करना है उस समय। अब कन्विंस करना तो थोड़ा वकील वाला काम हो जाता है। अब किसी वकील से उम्मीद करिए कि बिल्कुल सब सच सच बोलता है, तो ये अज्ञानता होगी, क्योंकि उसको तो अपना पॉइंट अभी प्रूव करना, अभी तो उसको केस जीतना है। पहले वो केस जीत ले, बाद में वो सब सच और झूठ का जो निपटारा है वो करता रहेगा। तो कृष्ण के केस में उन्हें अर्जुन को शांत करना है। अर्जुन अभी उसी कंडीशनिंग का है जिस कंडीशनिंग में उसके अंदर ये मान्यता है कि नहीं, जन्म जन्म से हम आ रहे हैं और हम अगले जन्म में पाप में पड़ेंगे, ये मरेंगे तो हमारी इतनी परेशानियां होंगी, ये ऐसे। वो उसी विचारधारा और उसी कंडीशनिंग का व्यक्ति है। कृष्ण ने सारी बातें पहले बड़ी स्पष्ट रूप से उसको समझा दी हैं, लेकिन जब नहीं समझेगा तो कह देंगे कि ठीक है, मैं तो सब जानता हूँ, तुझको भी नहीं दिखता, तो ये ऐसे ही है। अब वो उनको बड़ा मानता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब भीष्म मान लीजिए तीरों पर पड़े हुए हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम है और इससे वो शांति नहीं पा रहे हैं। तो एक घटनाक्रम को ले आना, उससे उनको कन्विंस कर देना और उनको शांति से गुजर जाने देना, ये उनकी कंपैशन है, करुणा है, और कुछ नहीं है। क्योंकि भीष्म बिलीव करते हैं इसमें कि जन्म जन्म से चल रहा है, कर्मों का निपटारा चल। अगर वो कहते उसको, भीष्म को, जो कि कृष्ण बेशक कह सकते थे कि देखो
भीष्म, सब कर्म अव्यक्तिगत होते हैं, इम्पर्सनल होते हैं, सब घटता है। क्योंकि वही बात उन्होंने अर्जुन को बोली तो भीष्म को वो क्यों नहीं बोल सकते थे? वो कह रहे हैं, जब कह रहे हैं कि किसको तो मारेगा, सब तो मर चुके हैं, यानी जो होना था वो हो चुका है, जो है वो वैसे ही होगा, यानी अनफोल्ड होगा, वो हैपनिंग वैसे ही होगी, तो तेरे करने के लिए कुछ नहीं है। तो कर्मों में क्यों उलझा है? तो अकर्ता बन, क्योंकि कर्म तेरे द्वारा नहीं किए जा रहे हैं, तू बस निमित्त है। वो तो हो रहा है, वो हुआ, तो इसलिए तेरा कोई भी। अब भीष्म से ठीक उल्टी दवाई कि तुमने कर्म किया था कि तुमने किसी कीड़े को या जो भी था वो उसको तुमने मारा था, तो उसका परिणाम तुमको अब भोगना पड़ रहा है। तो यहाँ पर अकर्ता कहाँ गया? यहाँ पर निमित्त कहाँ गया? अगर भीष्म को वो बात याद होती, अब वो दूर पड़े होंगे मेरे ख्याल से, अर्जुन वाली बात नहीं सुनी होगी। अगर वो सुन लेते, कह लें भाई साहब अभी तो आपने कहा था कि हम निमित्त थे, तो वो फिर कुछ और निकाल के लाते। मतलब मास्टर्स के पास तो कमी नहीं, फिर कुछ और निकालते हो। लेकिन उनको कन्विंस किया, शांति से उनको गुजर जाने दिया। उधर अर्जुन को कन्विंस किया, उसको शांति से अपना युद्ध कर लेने दिया। लेकिन जो अर्जुन को पहले बात उन्होंने बोली वो अल्टीमेट ट्रुथ था। वो अल्टीमेट ट्रुथ था कि सब हो चुका है, सब वैसे ही हो रहा है, ये अस्तित्वगत कर्म है, ये इम्पर्सनल कर्म है, तेरा इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। तो रिलैक्स हो, शांत हो जा, कुछ नहीं। क्योंकि जब करने वाला मैं हूँ, कराने वाला मैं हूँ, तो कर्म का भागीदार उत्तरदायी तो तू नहीं है। वो नहीं है तो भीष्म क्यों है? वो भी नहीं है। तो ये केवल मास्टर्स के कन्विंस करने के तरीके हैं। एक्चुअली कृष्ण जानते हैं कि कर्म इम्पर्सनल है, कोई कर्म किसी का पीछा नहीं करता, क्योंकि कर्म अस्तित्वगत हैं, अवैयक्तिक हैं, घटते हैं शरीर मन के माध्यम से और डिसअपियर हो जाते हैं। ये कृष्ण से अच्छे से कोई नहीं जानता, लेकिन सुनने वाली पार्टी अभी उस कंडीशनिंग में है। जो आप डिलीवर नहीं कर पाते हैं अपनी चीज़ें, इसके लिए बहुत ही सिस्टमेटिक मेथोडोलॉजी अपनाइए। अब आप क्यों आए होंगे, देखिए यही कॉस्मिक मिस्ट्री होती है। आपने दूसरा जो प्रश्न पूछ लिया वो आपके ज़्यादा काम का हो गया। PLR में जो हमने बेस लिया, यानी कि जो स्ट्रक्चरल बेस है इस ध्यान का, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, हिप्नोसिस, और वो हमारे माइंड को इम्पैक्ट करती है। यानी जब हम कुछ डिलीवर करते हैं तो माइंड के थ्रू ही करते हैं। तो आप अपने किसी भी काम, किसी भी प्रेजेंटेशन, किसी भी डिलीवरेंस के पहले आप अपने नोट्स बनाइए, थोड़ी तैयारी करिए और शांत होकर मेडिटेटिवली बैठिए, लेटिए या जो भी करिए, और यही जो सिस्टम हमने दिया है इसको याद करिए और धीरे धीरे प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन। एकदम से नहीं कि रिलैक्स हो गए, फिर नहीं हो पाएंगे। पंजा रिलैक्स हुआ, फिर ये रिलैक्स हुआ, चेहरा, पलकें, ब्रीदिंग, हर आर्गन एक 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 धीरे धीरे, थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट का टाइम लीजिए। फिर आप थोड़ी देर के बाद जब रिलैक्सेशन में जाते रहेंगे तो आपकी बॉडी डीप जाएगी, ट्रांस में जाएगी, और ब्रेन, जिसको हम साइंटिफिकली कहते हैं अल्फ़ा रिदम की तरफ बढ़ेगा। जो ब्रेन की फ्रिक्वेंसी वो डल हो जाएगी, कम हो जाएगी एक्टिविटी। और फिर उस टाइम पर आप इसी विजुअलाइजेशन की इमेज का, जो हम अभी ये इमेज यूज करते हैं, दरवाज़ा, रोशनी, रंग, ये सब, ये बड़ी पावरफुल चीज़ें होती हैं। ये क्या है? ये आपको शिफ्ट करने का काम करती हैं। इमेजिनेशन आपके लिए रियलिटी बन जाती है। फिर उस जब आप रिलैक्सेशन में जाएं, ट्रांस में, तो आपको एक्चुअली जो प्रेजेंट करना है, कहना है, उसको आप अपनी इमेजिनेशन में लाइए और एग्जैक्टली आप उसको वैसे ही डिलीवर करिए। वैसे ही आप एक एक पॉइंट बताइए। अभी आपके पास मौका है, अगर आप भूल जाते हैं तो फिर एक बार आप प्रैक्टिस करिए, फिर एक बार आप अपने नोट्स रिवाइज़ करिए, फिर आप जाइए ट्रांस में, ध्यान में, और फिर एक बार अपने सामने उसको दोहराइए। अब जब आप एक्चुअल सिचुएशन में होंगे तो आपने 75% पहले ही कर लिया है, तो उस समय आपका माइंड आपके लिए केवल 25% मेहनत करेगा। 75% मेहनत आपके माइंड ने ऑलरेडी कर ली और उसको इनकोड कर दिया है। तो इसको आप सिस्टमेटिक यूज करें
तो बहुत रिजल्ट आता है। जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं या कोई कहीं भी, अगर वो इसका यूज़ करें तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। इवन मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इस मेथड से ड्राइविंग सीख ली, क्योंकि अगर आप एक बार जाके ड्राइविंग पूरा एसेंशियल समझ लीजिए कि ड्राइविंग में ये सब होता है, पूरा आपने समझ लिया, फिर आप बस हिप्नोसिस में जाइए, रिलैक्सेशन में, अपने सामने कार लाइए और एग्जैक्टली आप सब गियर, क्लच, स्टीयरिंग सब आप करना शुरू करिए। तो जिस दिन आप जाकर बैठेंगे सीट पर, उस दिन आप इतनी स्मूथली चीज़ को कर लेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपके माइंड ने 75% ऑलरेडी कर लिया होगा। तो इस टेक्निक का यूज़ करिए तो आपकी मेमोरी भी बढ़ जाएगी और प्रेजेंटेशन भी बढ़ जाएगा।